हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एस जयविंदर सिंह, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई के सर्कुलर के रिगार्डिंग, जो माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस लेकर के आया है। उसी का ये पार्ट 3 है। अगर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिख जाएगा, या आप लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं दोस्तों। उसके बाद की है असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम। पहली वीडियो में आपने देखा कि हाउस होल्ड इनकम 3 लाख तक की है तो हम लोन डिसवर्स कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आरई। आरई का मतलब होता है रेगुलेटेड एंटिटीज। तो असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम, किस पर्सन की कितनी इनकम है जो वो दिखा रहा है, क्या वो एक्चुअल है या फिर कुछ मैनिपुलेशन उसने की है, कुछ उसने चेंजेस वगैरह किए हैं कि मुझे लोन मिल जाए इसलिए मैं अपनी इनकम को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखने के लिए हमें इनकम असेस करनी होगी, हमें कुछ अपनी मेथोडोलॉजी बनाने होंगे। ईच आरई रेगुलेटेड एंटिटीज शैल पुट इन प्लेस ए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम। एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी यहाँ पर लेगा जिसके तरीके से वो हाउस होल्ड इनकम को असेस करेगा, कंप्यूट करेगा, निकालेगा। एन इंडिकेटेड मेथोडोलॉजी फॉर असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम इज प्रोवाइडेड इन एनेक्स्यूर 1। एनेक्स्यूर 1 हम देखेंगे तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से आप हाउस होल्ड इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.2 में बात की गई है सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एसोसिएशन एजेंसी में आल्सो डेवलप ए कॉमन फ्रेमवर्क based on indicated methodology. The regulated entities may adopt to modify this framework suitably as per their requirement and approval. मतलब कह रहा है कि कुछ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अदर एसोसिएशन और एजेंसीज भी कुछ फ्रेमवर्क, कुछ तरीके बना सकते हैं जिससे हम अपनी इनकम को, हाउस होल्ड इनकम को, जो बोरोवर हैं उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। हम चाहें तो उनके जो फ्रेमवर्क है, उनके जो तरीके हैं उसको एज इट इज एडोप्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको कुछ चेंजेज करके एडोप्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद बात की है तो ईच आरई, ईच रेगुलेटेड एंटिटी शैल मैंडेटरली सबमिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउस होल्ड इनकम टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपने 100% सुना होगा, क्योंकि ये होती है दोस्तों सिविल कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो सिविल वगैरह मेंटेन करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी क्रेडिट कितना है, आपने लोन कहाँ कहाँ से कितना कितना लिया है और कितना टाइमली उसको पे किया है। उन कंपनी को बोलते हैं सीआईसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। रीजन फॉर एनी चेंज बिटवीन द ऑलरेडी रिपोर्टेड हाउस होल्ड इनकम एंड असेस्ड इनकम शैल बी स्पेसिफिकली ascertained फ्रॉम द बोरोवर्स बिफोर अपडेटिंग द असेस्ड हाउस होल्ड इनकम विद द सीआईसी। अगर आपने कुछ इनकम जो अपने तरीके से कैलकुलेट की है, वो इनकम और जो बोरोवर ने बताया है उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप बोरोवर से पहले ही क्लियर करेंगे कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, हमें ये डाउट है, आप उनको क्लियर कीजिए। अब दोस्तों बात आती है लिमिट ऑन रीपेमेंट। कितना रीपेमेंट हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो रीपेमेंट की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है तो हम इसको मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। दोस्तों पहले तो हमें एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी अपने पास एडोप्ट करनी होगी जिसमें ये मेंशन होगा कि कितनी कितनी रीपेमेंट हम ले सकते हैं, ठीक है। और रीपेमेंट कितनी हो सकती है, जितनी उस पर्सन की मंथली इनकम है उसके 50% से ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर कोई पर्सन 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, अर्न कर रहा है, आप मैक्सिमम 10,000 तक की ईएमआई रख सकते हो उस पर्सन के लिए। उसका रीजन दोस्तों ये है, गवर्नमेंट चाहती है या आरबीआई चाहती है कि अगर 50% तक ईएमआई है तो पर्सन बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फाइनेंशियल हेल्प के ईजिली आपकी ईएमआई टाइम पर दे सकता है। अगर आप 50% से ज़्यादा दे देंगे, मतलब ईएमआई कर देंगे, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यार वो 20,000 रुपये कमा रहा है, उसको रेंट भी देना होगा। अगर वो रेंटेड रहता है, रेंटेड नहीं भी रहता है तो घर के काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं, बच्चों का खर्चा, अपना पर्सनल खर्चा, आने जाने का खर्चा ऑफिस को, तो काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं। तो ये माना गया है कि 50% में वो अपना घर का खर्चा चला सकता है और 50% वो ईएमआई चुका सकता है। तो एक बेस्ट वो रखा गया है। आप चाहें तो मैक्सिमम 50% तक है, आप 49%, 40%, 30% तक भी ईएमआई रख सकते हैं, यानी 50 से कम रख सकते हैं, 50 तक रख सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ 50 बोला था, आप बोलेंगे सर 50 से कम नहीं रख सकते क्या? भाई क्लियर करना बैठा रहता है, क्योंकि यार थोड़ा सा भी आप उसमें इम्प्लाइड क्या है वो नहीं समझते हो। तो हम 50 से कम कितना रख सकते हैं, जहाँ आप 10, 20, 30, 40, 50 तक रख सकते हैं, 50 से अबव नहीं रख सकते। अगर आप रख सके तो आप आरबीआई जो डायरेक्शन है उनको वोलेट कर रहे हो। ईच आरई, ईच रेगुलेटेड एंटिटी शैल प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट डाटा टू द सीआईसी। सभी जो रेगुलेटेड एंटिटी हैं, चाहे वो एनबीएफसी हो, बैंक हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, तो वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को क्या करेंगी, टाइमली डाटा प्रोवाइड करेंगी एंड यूज द डाटा अवेलेबल विद देम टू एंश्योर कंप्लायंस
विद द लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, क्या इंडेप्टनेस है उसके रिगार्डिंग CIC को डाटा प्रोवाइड करती रहेंगे, जिससे CIC उनका क्रेडिट स्कोर मेंटेन करता रहे। बिसाइड्स द regulated entities shall also ascertain the same from the other sources such as declaration from the borrower, their bank account statement and local inquiries। मतलब इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन रेगुलेटेड एंटिटी यानी ऐसी एंटिटी जो जिसने अभी करंट में लोन दिया है वो CIC को इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ इनकम असर्टेन करने के साथ साथ बोरोवर से एक डिक्लेरेशन भी साइन करा सकती है कि आपकी इनकम इतनी है, आपने कोई और फॉल्ट नहीं किया है ना। बोरोवर के जो बैंक है, बोरो जहाँ पर उसका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कुछ चल रहा है वहाँ से डिक्लेरेशन ले सकती है, उस बैंक के पास जाकर के पूछ सकती है, कुछ लोकल इंक्वायरीज कर सकती है उसके घर के आसपास जहाँ पर वो जॉब करता है, जहाँ पर वो बिजनेस करता है, वहाँ से भी इंक्वायरी कर सकती है, जिससे कि एक्चुअल करेक्ट बातें पता लग सके। तो दोस्तों ये था पार्ट 3 इस रेगुलेशन का। अब पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग ऑन लोन, यानी लोन का कितना प्राइसिंग होना चाहिए, कितना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस सीरीज को पूरा का पूरा देखिए तो आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।